स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में, है ना। तो इसके पहले की क्लास में जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचेज होती हैं, जो कि है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसकी पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, उसके चार महत्वपूर्ण स्टेप कौन कौन से होते हैं, जो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग एक्सक्रीशन होता है ना। तो इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फार्माकोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना होता है, फार्माको और डायनेमिक्स। फार्माकोन मतलब ड्रग होता है, डायनेमिक्स मतलब पावर होती है, मतलब ड्रग की पावर क्या होती है ना। बॉडी में जब ड्रग जाएगी तो वो कैसे कैसे इफेक्ट शो करेगी, उसके बारे में भी बात हम लोग करेंगे। और ये जो फार्माको और डायनेमिक्स है, ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं, ठीक है, जो कि मिल करके फार्माकोडायनेमिक्स बनता है, जिससे कि ठीक है। तो इसके बाद है फार्माकोडायनेमिक्स मीन व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि बॉडी, मतलब व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब हमारी ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद है फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पैरासाइट। तो कहने का मतलब यही है कि फार्माकोकाइनेटिक एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम लोग किसी भी ड्रग के बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी बॉडी के अंदर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर या पैरासाइट के अंदर। कहने का मतलब यही है कि हम कोई भी ड्रग खाते हैं तो वो बॉडी में जा करके अपने किसी भी बॉडी में जा करके या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जा करके या पैरासाइट में जा करके अपने कौन कौन से बायोकेमिकल इफेक्ट और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करती है, वो क्या कहलाता है, फार्माकोडायनेमिक्स कहलाता है। या कह सकते हो कि फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके आगे है कोई भी अगर ड्रग है वो जाएगी हमारी रिसेप्टर से बाउंड होगी, मतलब अटैचमेंट साइट जो होती है ड्रग, है ना। मतलब हमने कोई भी ड्रग खाया, वो जा करके हमारे जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है बॉडी में, वहाँ पे हमारे रिसेप्टर होते हैं, है ना, जो कि अटैचमेंट साइट कहलाते हैं। तो वहाँ पे ड्रग जाके ऐड होगी और ड्रग ऐड होने के बाद अपना थेरापेटिक इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हमारी ड्रग बॉडी में जा करके इफेक्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, मतलब हमारी जो ड्रग है वो किस प्रकार से हमारे बॉडी में जा करके कौन कौन से ऐसे एक्शन है जो कि कर सकती है। ठीक है, तो पहला है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मतलब हम कोई भी ड्रग खाएंगे तो हमारी बॉडी में जा करके किसी भी सेल को क्या कर देगी, स्टिमुलेट कर देगी। इसी तरह इसमें है सेल स्टिमुलेट सेल, मतलब सॉरी ड्रग स्टिमुलेट सेल। ड्रग क्या कर देगी, स्टिमुलेट कर देगी किसको, सेल को, मतलब सेल के वर्क को बढ़ा देगी। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में है कि एड्रेनलिन हमने खाया तो वो हमारे एड्रीनो रिसेप्टर से जाकर के बाउंड होगी और जो कार्डियक सेल होती है हमारे बॉडी में उसको जाकर के स्टिमुलेट कर देगी। ठीक है, तो ये ड्रग का काम क्या हो गया, स्टिमुलेशन का काम हो गया, मतलब उसकी एक्टिविटी को सेल की बढ़ा दिया, है ना, कार्डियक सेल की एक्टिविटी को बढ़ा दिया। इसके बाद है डिप्रेशन। कोई भी ऐसी ड्रग खाया जो कि हमारे किसी भी सेल को जाकर के रिड्यूस कर दिया, किसी भी ऑर्गन को जाकर रिड्यूस कर दिया उसकी एक्टिविटी को, तो ये क्या कहलाएगा, डिप्रेशन कहलाएगा। तो डिप्रेशन में क्या है, रिड्यूस एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो जैसे कि हम लोग कोई भी बारबिच्यूरेट ड्रग खाते हैं तो वो क्या हो जाएगी, सीएनएस को क्या करेगी, वो डिप्रेशन कॉज करेगी, मतलब सीएनएस के वर्क को रिड्यूस कर देगी, है ना, एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगी। और अगर उसकी क्वांटिटी और ज़्यादा खाएंगे तो वो और ज़्यादा सेडेशन के बाद वो हैप्नोटिक कंडीशन में ला देगी, और ज़्यादा अगर उसकी हम लोग डोज बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि वो डीप स्लीप या कोमा तक पहुंचा सकती है। ये डिपेंड करेगा कि हम कितनी डोज ले रहे हैं ड्रग की। ठीक है, डिप्रेशन ड्रग की कितनी डोज ले रहे हैं, उस प्रकार से वो ड्रग एक्टिविटी करेगी। इसके बाद है इरिटेशन, है ना। इरिटेशन, कोई भी सेल है वो इरिटेट हो जाएगी कोई भी ड्रग के से, है ना, मतलब कोई भी ऐसी हम ड्रग लगाते हैं बॉडी में तो वो क्या कर सकती है, इरिटेशन कॉज कर सकती है। और इरिटेशन के दो तरह से वर्क करेगी, कुछ तो होगा कि बेनिफिशियल इरिटेशन होते हैं, जैसे कि कोई भी मूव है ना, या आयोडेक्स है हम लगाते हैं तो हल्का सा वार्म, मतलब
गर्म फील होता है स्किन पे, है ना, और वो थेरापेटिक इफेक्ट देती है उस तरह से, है ना। लेकिन कुछ होते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग इरिटेंट हो सकते हैं, वो नॉसियस इफेक्ट दे सकते हैं, है ना। नॉसियस इफेक्ट मतलब हमारी बॉडी में जा करके इन्फ्लामेशन कॉज कर सकते हैं, परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन उनका होगा तो इन्फ्लामेशन कॉज कर सकते हैं, या नेक्रोसिस भी कॉज कर सकते हैं, है ना। तो ये दो प्रकार से हो सकते हैं। कोई भी जैसे ऑइंटमेंट है या क्रीम है तो वो दो प्रकार से काम करेगी, या तो वो बेनिफिशियल इफेक्ट देगी हीट वगैरह प्रोवाइड करके, हल्का सा गर्म करके स्किन को, और या तो वो इन्फ्लामेशन या नाउसियस इफेक्ट कॉज कर देगी, है ना, जिससे कि हमारी बॉडी की सेल डैमेज हो सकती है टॉपिकली अप्लाई करने के बाद। स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिप्लेसमेंट के बारे में, है ना। तो इसमें क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है। डायबिटीज मेलाइटस में क्या है, मान लीजिए रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ को है जो बॉडी में हमारे नहीं बन रही है उसको हम लोग किसी भी चीज़ से रिप्लेस कर दे रहे हैं। जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि हमारी पेनक्रियाज की जो बीटा सेल होती है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। तो लेकिन अगर क्या होता है कि जब डायबिटीज हो जाती है तो या तो वो इंसुलिन का प्रोडक्शन वो बंद कर देती है या तो बहुत ही कम कर देती है इंसुलिन की पेनक्रियाज की बीटा सेल। तो जिससे क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी से में ब्लड शुगर बढ़ जाती है या ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमको इंसुलिन की ज़रूरत है। किस लिए ज़रूरत है कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी नहीं बना पा रही है, तो इसलिए हमको उस समय इंसुलिन को बाहर से लेना पड़ेगा। तो वो क्या कहलाएगा, रिप्लेसमेंट कहलाएगा। इसी तरह है एनीमिया में। एनीमिया में हमारी बॉडी पर्याप्त मात्रा में बॉडी को आयरन की कमी हो जाती है, हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में हमारे एनीमिया हो जाती है। तो एनीमिया की कंडीशन में हमको बाहर से आयरन को लेना पड़ेगा टैबलेट फॉर्म में, है ना। और डायबिटीज में बहुत से लोग हैं जो कि इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह यूज करते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, दोनों रिप्लेसमेंट थेरेपी कहलाती है, ठीक है, जिसको हमारी बॉडी नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, इस कारण हमें बाहर से चीज़ों को लेना पड़ रहा है, बाहर से उस ड्रग को लेना पड़ रहा है ना। तो ये कहलाएगा रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। इसके बाद है साइटोटॉक्सिक एक्शन, है ना। साइटोटॉक्सिक एक्शन क्या होता है, पॉइजनस एक्शन फॉर सेल और पैरासाइट। कोई भी एक्शन ऐसा है जो कि पॉइजनस है ना, जहरीला है। किसके लिए जहरीला है, कोई भी पैरासाइट है या कोई भी सेल है उसके लिए कोई भी ऐसा एक्शन है जो कि पॉइजनस है, वो क्या कहलाएगा, साइटोटॉक्सिक एक्शन कहलाएगा, है ना। इसमें एग्जांपल में है जैसे कि क्लोरोक्वीन है। क्लोरोक्वीन क्या करती है, जो हमारे पैरासाइट होते हैं, कौन से पैरासाइट, मलेरिया के टाइम में, है ना, प्लाज्मोडियम के जो पैरासाइट होते हैं जिनकी वजह से हमारे मलेरिया हो जाता है, तो उसको किल करने के लिए जो हमारे ड्रग क्लोरोक्वीन का जो एक्शन होगा वो साइटोटॉक्सिक एक्शन होगा। किसके लिए होगा, पैरासाइट के लिए होगा, ना कि हमारे बॉडी के लिए होगा, है ना। बॉडी की सेल के लिए नहीं होगा, वो पैरासाइट की सेल के लिए होगा, है ना, वो पैरासाइट को किल करने के लिए होगा। तो वो साइटोटॉक्सिक एक्शन क्लोरोक्वीन का उस पैरासाइट के लिए होगा, तो इसको क्या कहलाएंगे, क्लोरोक्वीन का साइटोटॉक्सिक एक्शन किसके लिए, पैरासाइट के लिए। इसी तरह जो कैंसर सेल होती है उसके लिए साइक्लोफॉस्फामाइड है जो ड्रग है, वो क्या है, कैंसर सेल के लिए क्या है, साइटोटॉक्सिक एक्शन देगी, मतलब कैंसर सेल से हमको बचाएगी, है ना। स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन के बारे में, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू 4 कैटेगरीज। मतलब ड्रग के एक्शन को हम लोग 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो पहला है फिजिकल मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड, तीसरा है थ्रू इंजाइम्स एंड चौथा है थ्रू रिसेप्टर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पहले मेथड, मतलब पहली कैटेगरी के बारे में, ठीक है, जो कि है फिजिकल मेथड के बारे में, ठीक है। तो दिस मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन, कहने का मतलब यही है कि इसमें जो भी होगा वो हमको फिजिकली फील होगा। जैसे कि स्मेल है ना, जैसे पिपरमेंट ऑयल है तो उसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ा सा अनप्लीजेंट होती है, मतलब अलग तरह से होती है ना, और वो एक वोलाटाइल ऑयल होता है, ठीक है, वोलाटाइल, है ना। इसके बाद है टेस्ट है, जो हमारे बॉडी में बिटर टेस्ट इंक्रीज फ्लो ऑफ HCl इन स्टमक एंड इम्प्रूव एपेटाइट। कहने का मतलब यही है कि जब हम लोग कड़वा खाते हैं या बीटर खाते हैं तो हमारे जो स्टमक में HCl का जो फ्लो है वो बढ़ता है। कहने का मतलब HCl ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है, जिससे हमारे मतलब जो डाइजेशन है वो तेज हो जाता है, और डाइजेशन तेज होगा तो इम्प्रूव एपेटाइट, मतलब हमें भूख भी बहुत तेजी से लगेगी, है ना, जल्दी जल्दी भूख लगेगी, है ना।
इसी तरह है रेडियो एक्टिव एक्टिविटी, है ना, जिसमें हम लोग जो है I-31 आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव होता है ना, तो I-131 लेंगे तो जो क्या करेगा, इट इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म। मतलब अगर हम लोग ये I-131 लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में, कहने का मतलब एज ए ड्रग यूज कर सकते हैं, किसको रिड्यूस करने के लिए, हाइपोथायराइडिज्म में, है ना, यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया फिजिकल मेथड। इसके बाद हम लोग बात करेंगे केमिकल मेथड के बारे में। केमिकल मेथड में ड्रग रिएक्ट एक्स्ट्रा सेलुलरी अकॉर्डिंग टू सिंपल केमिकल इक्वेशन। कहने का मतलब इसमें क्या है कि कोई भी ड्रग है वो एक्स्ट्रा सेलुलरी ही मतलब वर्क करेगी। जैसे कि कोई भी इक्वेशन है ना, केमिकल का कोई भी इक्वेशन, जैसे कि हमारे बॉडी में क्या है, एसिड बढ़ जाएगा, है ना, स्टमक में जैसे कि एसिड बढ़ जाएगा तो उससे हम क्या हो जाएगा, एसिडिटी बढ़ेगी, है ना, एसिडिटी बढ़ेगी तो हमें बहुत सा अनप्लीजेंट लगेगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, है ना, जलन टाइप में होने लगती है गले उले में। तो उस समय हम लोग क्या लेते हैं, एंटा एसिड लेते हैं, है ना। AlOH का होल थ्राइज जो होगा वो क्या करेगा, हमारे बॉडी में जो हमारी या गैस्ट्रिक HCl जो बढ़ा रहेगा स्टमक में, उसको जाके न्यूट्रलाइज करेगी। न्यूट्रलाइज मतलब उसके इफेक्ट को कम कर देगी। एसिड है तो एंटा एसिड देंगे तो वो जा करके एसिडिटी को कुछ हद तक रिड्यूस कर देगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, केमिकल मेथड कहलाएगा। इसके बाद अगला नंबर है थ्रू इंजाइम, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन आर कैरी आउट अंडर कैटालिटिक इन्फ्लुएंस ऑफ इंजाइम। कहने का मतलब कैटालिटिक इन्फ्लुएंस क्या है, कोई भी हमारे इंजाइम्स हैं वही डिपेंड करेंगे कि हमारे बॉडी में कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन कितनी तेजी से कैरी आउट होगी, मतलब कितनी तेजी से होगी, है ना। तो इन्फ्लुएंस इंजाइम का कुछ इस प्रकार से होता है कि हमारे बॉडी में अगर इंजाइम बहुत ज्यादा मात्रा में है तो कोई भी रिएक्शन है बॉडी की, वो बायोलॉजिकल रिएक्शन है तो वो बहुत तेजी से होगी, और अगर कोई भी इंजाइम कम मात्रा में प्रेजेंट है तो जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होगी वो कम होगी। यही हम लोगों ने पढ़ा था ड्रग मेटाबॉलिज्म में, जब हमारे बॉडी में जो माइक्रोसोमल एंजाइम थे वो ज्यादा हो जा रहे थे, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो लीवर करता है, मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से हो रही थी, है ना। कोई भी ड्रग है वो अपने वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में बहुत तेजी से चेंज हो रही थी, है ना। लेकिन क्या था, जब हमारे बॉडी में इंजाइम कम मात्रा में प्रेजेंट रहते थे तो वही मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो होती थी। तो वही इसमें कहने का मतलब यही है कि इंजाइम का इतना इन्फ्लुएंस होता है हमारे बॉडी में कि कोई भी रिएक्शन हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है वो किस स्पीड में होगी, किस तरह से होगी, वही डिपेंड करेगा किस पे, इंजाइम पे, ठीक है। इसके बाद है थ्रू रिसेप्टर, है ना। इट इज ए बाइंडिंग साइट। रिसेप्टर क्या होते हैं, बाइंडिंग साइट होते हैं। रिसेप्टर आर सिचुएटेड ऑन द सरफेस और इनसाइड द इफेक्टर सेल। जो रिसेप्टर होते हैं वो कहां पे पाए जाते हैं, सरफेस पे पाए जाते हैं, कहां पे, इफेक्टर सेल में, जहां पर कोई भी इफेक्ट हुआ है। वेयर स्पेसिफिक एगोनिस्ट कंबाइंड विद देम एंड इनिशिएट द कैरेक्टरिस्टिक एक्शन। कहने का मतलब यही है कि ड्रग वहां पे जाकर के क्या करेगी, बाइंड हो जाएगी, या कोई एगोनिस्ट है वो बाइंड हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, एक साथ जुड़ जाएगा, और क्या करेगा, इनिशिएट द कैरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्स। और जो रिएक्शन हमको चाहिए है, जो रिस्पॉन्स हमको चाहिए, वो रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी ड्रग है उसको जो जब हम खाएंगे तो वो हमारे बाइंडिंग साइट पे जाकर के बाइंड होगी, रिसेप्टर से बाइंड होगी, और उसके बाद थेरापेटिक इफेक्ट देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे एगोनिस्ट, है ना। एगोनिस्ट क्या होता है, तो एगोनिस्ट वही होता है जो हमारे कोई भी रिसेप्टर है बॉडी में, जो थेरापेटिक, कहने का मतलब बाइंडिंग साइट होती है, वहां पर ऐड होके कोई भी थेरापेटिक रिस्पॉन्स शो करे। जैसे कि कोई भी ड्रग है ना, हम लोग ड्रग कोई खाते हैं तो हमारे जाकर के रिसेप्टर से बाइंड होगी और फिर थेरापेटिक इफेक्ट शो करेगी। इसके पहले जैसे हम लोगों ने स्टिमुलेशन में पढ़ा था, है ना, कि क्या था कि एड्रेनलिन था, वो एड्रीनो रिसेप्टर से जाकर के बाइंड हो रहे थे और फिर क्या, कार्डियक स्टिमुलेशन कर रहे थे, है ना। तो ये क्या कह रहा गया, एगोनिस्ट वही होंगे जो कि हमारे रिसेप्टर से बाइंड होकर थेरापेटिक इफेक्ट शो करेंगे। यही इसमें लिखा है कि इट एक्टिवेट ए रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। मतलब ये कोई किसी भी रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देंगे और थेरापेटिक इफेक्ट या कोई भी इफेक्ट शो करेंगे। इसके बाद इनवर्स एगोनिस्ट।
इनवर्स एगोनिस्ट प्रोड्यूसेस द ऑपोजिट एक्शन टू द एगोनिस्ट। जो इनवर्स एगोनिस्ट होते हैं वो हमारे एगोनिस्ट के जस्ट अपोजिट एक्शन शो करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, इनवर्स एगोनिस्ट कहलाते हैं। इसके बाद क्या है, एंटागोनिस्ट, है ना। एंटागोनिस्ट प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट बाय बाइंडिंग टू द रिसेप्टर। कहने का मतलब यही है कि एंटागोनिस्ट वही होते हैं जो कि हमारे रिसेप्टर से बाइंड होकर के कोई भी जो इफेक्ट है उसको कम कर देते हैं या एगोनिस्ट के इफेक्ट को कम कर देते हैं। क्योंकि एंटागोनिस्ट में क्या होता है कि एगोनिस्ट से ज्यादा ऐड होने की या रिसेप्टर से बाइंड होने की कैपेबिलिटी होती है या कैपेसिटी कह सकते हो होती है, किससे बाइंड होने की, रिसेप्टर से। लेकिन एंटागोनिस्ट का कहने का मतलब यह है कि वो एक्शन को रोक देता है ना, कोई भी एक्शन अपना शो नहीं करता है और दूसरे के एक्शन को भी क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंटागोनिस्ट। तो स्टूडेंट आप लोग इस प्रकार से समझ गए होंगे कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। और अगर आपको इसी तरह के वीडियो पसंद, मतलब मेरे वीडियो पसंद आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई और तरह के वीडियो भी चाहिए, कोई और भी टॉपिक के वीडियो भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस सब्जेक्ट के बारे में या उस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।